हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 23 ऑफ सीआरपीसी, जो बात करता है जांचों और विचारणों में साक्ष्य, यानी कि एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। अभी इस पूरे चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट बात करता है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं वो किस मैनर से रिकॉर्ड होते हैं, और दूसरा पार्ट आता है आपका कि कमीशन के बारे में, यानी कि कमीशन कब जारी किया जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम कवर करने वाला फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि साक्ष्य किस ढंग से अभिलिखित किया जाता है, चाहे विटनेस के हों चाहे एक्यूज्ड के हों, यानी अभियुक्त के हों, ये किस प्रकार से होते हैं। और एक आता है आपका न्यायालय की भाषा कौन डिसाइड करता है, इन किस भाषा में लिखता है, और ये सारी चीज़ें जो भाषाएं हैं वो कौन डिसाइड करता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे इस सेशन की ओर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा 272 चैप्टर 23 का, जो बात करता है न्यायालयों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स। अब ये कौन डिसाइड करता है कि इस संहिता में, यानी कि जो सीआरपीसी है उसका जब प्रयोग किया जाएगा तो उसकी कौन सी भाषा होगी, तो ये राज्य सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न, अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही, हाई कोर्ट की जो भाषा है उसको राज्य सरकार डिसाइड नहीं करती है, और उसके हाई कोर्ट के नीचे जो उसके अधीनस्थ कोर्ट हैं उनकी भाषा डिसाइड करने की बात की जा रही है। तो जो भी न्यायालय है तो उनकी भाषा कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। अब इसी जो भाषा है, जो अब यहाँ पे उच्च न्यायालय से भिन्न लिखा है, अब यहाँ पे उच्च न्यायालय से जो भिन्न लिखा है तो हाई कोर्ट की भाषा कौन डिसाइड करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, लिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद होगा और आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ से भाषा से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ आर्टिकल्स बताएंगे। जैसे आर्टिकल 345, ये क्या बात करता है कि राज्य की राजभाषा कैसी होगी, कौन सी भाषा होगी राज्य की राजभाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो राज्य की विधानमंडल है वो डिसाइड कर सकती है कि उस राज्य में प्रयोग होने वाली कौन सी भाषा होगी, वहाँ उसके मुख्य स्थान पर जो भाषा बोली जाती है वही भाषा यहाँ पर होगी। ये कौन डिसाइड करता है, राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा यह अवधारित करती है। उसके बाद आता है 346। अब मान लीजिए जो कोई एक स्टेट है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक राज्य से संघ में कोई ऐसा पत्र भेजना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला कुछ कार्य करना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, वो किस भाषा में होगी, तो यहाँ पर बताया गया कि वही भाषा होगी जो संघ में यूज होती है, ठीक है। तो संघ में तत्समय प्रवृत्त जो भी भाषा होगी, राज्य की जो भी भाषा होगी उसी भाषा में यहाँ पर पत्रादि वगैरह करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है 347 भी है, इसी से भाषा से रिलेटेड है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 348 आता है। अब यहाँ पे बात की गई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में। 348 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, और उच्च न्यायालय उसकी सभी कार्रवाइयाँ कहाँ किस भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी, यानी इंग्लिश में होगी, जब तक कि संसद डिसाइड ना करे कोई दूसरी भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा डिसाइड करने का पावर किसके पास है, संसद के पास है, तो संसद डिसाइड कर सकती है। परंतु यहाँ पे जो सब क्लॉज 2 है, ठीक है ना, आर्टिकल 348 का ही सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी प्रीवियस कंसेंट लेकर जो हाई कोर्ट की भाषा है वो चेंज कर सकता है, यानी कि जैसे हिंदी है तो हिंदी भाषा कर सकता है वहाँ पर। लेकिन क्या करना होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति की कंसेंट लेनी होगी। उसके बाद आता है सीआरपीसी के सेक्शन 272, आपने पढ़ लिया, ठीक है। सीआरपीसी के सेक्शन 277 में साक्ष्य के अभिलेख की भाषा के बारे में बताया गया कि जो साक्ष्य का अभिलेख है यानी रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाए, किस भाषा में लिखा जाएगा, ये है। उसके बाद आता है आपका सीपीसी में। अब सीपीसी में बात करें तो सीपीसी में 137 जो अधीनस्थ न्यायालय की भाषा की बात करता है। तो अधीनस्थ न्यायालय कौन हो गए, जो हाई कोर्ट के जो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वहाँ पर उसकी भाषा कौन डिसाइड करता है, तो यहाँ पर भी ये राज्य सरकार के यहाँ पे पावर है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी भाषा क्या होगी और उसकी लिपि क्या होगी। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही, ठीक है, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बात 348 में किया गया है, आर्टिकल 348, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा।
तो आई होप आपको ये पूरी भाषा से रिलेटेड आपको पूरा प्रोविजन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने सीआरपीसी की ओर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है 273। 273 आपको क्या कहता है, ये जनरल प्रिंसिपल बताता है, ठीक है, सामान्य सिद्धांत बताता है, सामान्य नियम है कि जब भी एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, सबसे पहले एविडेंस किसके रिकॉर्ड होते हैं, हमने जब ट्रायल पढ़ा था तो सबसे पहले किसके रिकॉर्ड होते थे, प्रोसिक्यूशन के। प्रोसिक्यूशन किसके बिहाफ पे होता है, प्रोसिक्यूशन होता है विक्टिम के बिहाफ पे, ठीक है ना, विक्टिम के। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन होता है, सबसे पहले वो मामले को इस्टेब्लिश करता है। तो जब मामले को इस्टेब्लिश करता है तब यहाँ पर वो अपने एविडेंस लाता है। जब एविडेंस लाएगा तो जब अभियुक्त उपस्थित होगा तभी उस साक्ष्य को अभिलिखित किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड उसको किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो बताया गया है आपका सेक्शन 299 में, ठीक है, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 273 जो जनरल प्रिंसिपल की बात करता है उसको देखते हैं। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, यानी कि जब अभियुक्त उपस्थित होगा तभी साक्ष्य लिया जाएगा। तो अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी कि अगर कहीं प्रोविजन है तब तो ठीक है, अगर प्रोविजन नहीं है तब वहाँ पे क्या होगा कि विचारण या अन्य कार्यवाही में, यानी कि जैसा उपबंधित है, यहाँ इसका मतलब है 299। विचारण अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में, यानी विचारण और अन्य कार्रवाई, यानी कि जब इंक्वायरी हो रही है या फिर विचारण या ट्रायल चल रहा है तब जो भी एविडेंस लिए जाएंगे वो किसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे, अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे। अभियुक्त की प्रेजेंस, एक्यूज की प्रेजेंस मस्ट है यहाँ पर। या फिर जब व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है, अब ये कब होगा, आप देखेंगे जब सेक्शन 205 है सीआरपीसी की, तो वहाँ पर क्या होता है, वो छूट दे दी जाती है अभियुक्त को कि आप नहीं आओ, आप अपने बिहाफ पे प्लीडर भेज दो, तो वहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब अब व्यक्ति हाजिरी से अभियुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में यहाँ पर साक्ष्य लिया जाएगा। अब यहाँ पे 205 को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 205 इसमें इंग्लिश में है, आपके पास डायरेक्ट हो तो आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज, यानी कि जो पर्सनल उसकी व्यक्तिगत हाजिरी है, यानी पर्सनल अटेंडेंस है, उससे छूट दे सकता है, उससे अभिमुक्त कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वेन एवर अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader, यानी कि जब उसमें समन जारी किया जाता है तब उसको यदि कारण प्रतीत होता है किसको, मजिस्ट्रेट को, कि यहाँ पर उसको छूट दी जा सकती है किससे, पर्सनल अटेंडेंस से, और तो वहाँ पर परमिट कर सकता है किसको, कि आप अपीयर हो जाइए बाय हिज प्लीडर, यानी कि जो अपने प्लीडर के माध्यम से आप उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। ये बात करता है 205। अब देखते हैं अपने 273 में। तो बात हो गई जनरल प्रिंसिपल की। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि जहाँ 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया है, यानी कि कोई 18 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री है, लेडीज है, और उससे क्या हुआ, रेप हुआ है, या फिर कोई अन्य ऐसी लैंगिक अपराध हुए हैं, उससे सेक्सुअल कुछ ऑफेंस हुए हैं उसके साथ, तब यहाँ पर जब भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाना है वहाँ न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री के अभियुक्त से सामना ना हो, और साथ ही अभियुक्त की प्रति परीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय करेगा। यानी कि जब यहाँ पर किसी स्त्री का क्या हुआ है, बलात्संग हुआ है, रेप हुआ है, और वह स्त्री क्या है 18 वर्ष से कम आयु की है, तब यहाँ पर ये न्यायालय ड्यूटी है कि वह सुनिश्चित कर ले कि जब भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा अभियुक्त के समक्ष, तो अभियुक्त के सामने उसका सामना ना हो, आमना सामना ना हो उस लेडीज से, ठीक है। और साथ ही जब अभियुक्त की प्रति परीक्षा का अधिकार आएगा, यानी कि जब अभियुक्त की ओर से प्रति परीक्षा की जाएगी तब वहाँ पर भी ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये सारी उपाय किए जाएंगे कि उसका आमना सामना ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोवाइजो की, ठीक है ना, एक एक्सेप्शन हो गया। अब पूरा ये जनरल प्रिंसिपल का ये पूरा एक्सेप्शन कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 299 में। अब उसको हम कवर करते हैं, सेक्शन 299, इसको हम लिंक करके पढ़ते चलेंगे तो आसानी से समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 299 अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सेप्शनल केस, यानी कि धारा 299।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभियुक्त के अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख, यानी कि जब अभियुक्त क्या है, फरार हो गया है या तो वो मिल नहीं रहा है, तब उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर उसका अनुपस्थिति में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जिसका पहला क्लॉज क्या कहता है कि यदि ये साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि वो फरार हो गया है और उसको ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना, कोई संभावना नहीं है कि कहाँ है, कहाँ फरार हो गया, कहाँ चला गया, तब उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द किए करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों यदि कोई हों उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है। यानी कि जो भी अभियोजन की ओर से एविडेंस पेश के जो भी विटनेस आ रहे हैं प्रोसिक्यूशन की ओर से, उनका क्या किया जा सकता है, उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, वो भी किसकी अनुपस्थिति में, जो अभियुक्त है उसकी अनुपस्थिति में, क्योंकि वो फरार हो चुका है तब तो उपस्थित हो नहीं सकता उसके एवज में, ठीक है। तो कार्रवाई तो चलनी है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके अनुपस्थिति में उसका जो भी एविडेंस है प्रोसिक्यूशन की, जो भी विटनेसेस हैं उनकी परीक्षा की जाती है, उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। कौन कर सकता है, न्यायालय करेगा। अब अभिसाक्ष्य क्या होता है, अभिसाक्ष्य का मतलब होता है कोई विटनेस आता है, ठीक है, मान लीजिए ए नाम का विटनेस है, अब ये आया है न्यायालय में, अब ये विटनेस बन के आया और यहाँ पे साक्ष्य दे रहा है, ठीक है ना। जो भी इसने स्टेटमेंट दे, जो विटनेस आता है वो क्या देता है, स्टेटमेंट देता है। अब वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट कहलाता है डिपोजिशन, यानी कि अभिसाक्ष्य। अब ये जब इस उसके कथन का जो अभिसाक्ष्य दिया गया उसका जब क्या कर लिया जाता है, अब यहाँ पर उसका क्रॉस कर लिया जाए अपोजिट पार्टी के द्वारा, यानी कि आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा कि क्रॉस होता है, पहले चीफ होता है, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद री एग्जामिनेशन चाहे तो हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक विटनेस के द्वारा कोई साक्ष्य दिया जाता है तो वो अभिसाक्ष्य कहलाता है और उसको क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है अपोजिट पार्टी के द्वारा। जब उसका क्रॉस कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है, ये टेस्टिमनी बन जाता है एक प्रकार से। तब यहाँ पर क्या हुआ, इस पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एविडेंस उसका रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर और उस अपराध की जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर गया है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता है, उसकी हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थिति में वंचित होगी नहीं कराई जा सकती। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो साक्ष्य दिया गया था साक्षी के द्वारा, तो यहाँ पर जो एडवर्स पार्टी, यानी कि जब अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है अभियुक्त को, तो जब अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको उसके पास राइट होता है, ठीक है, जो विटनेसेस आए थे उनका क्या किया जाए, क्रॉस किया जाए। अपने डिफेंस में क्या कर सकता है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए थे विटनेस के द्वारा उसको क्या कर सकता है, अपने साक्ष्य के द्वारा उसको वहाँ पर खारिज कर सकता है, इसका खंडन कर सकता है। तब यहाँ पे उसके पास राइट रहता है। तो ये साक्षी यदि मान लीजिए जो मर गया, यानी कि जिसने स्टेटमेंट दिए थे वो क्या है, वो मर चुका है, तब वहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर उसकी जो एविडेंस है यानी कि क्रॉस है वो सब नहीं कराया जाएगा, उसको माना जाएगा कि हाँ ऐसा ही साक्ष्य दिया गया था, वो सही है, ठीक है, जो भी आरोप थे। या फिर मान लीजिए ये साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया, जो साक्ष्य दिया गया था जिसके द्वारा वो असमर्थ हो गया या फिर मिल नहीं सकता, उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय की या असुविधा के बिना नहीं हो सकती जितनी कि मामले की परिस्थितियों में इतनी आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए मामले में इतने आवश्यक नहीं है लेकिन जो विटनेस है वो कहीं बहुत दूर रहता है, उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तब वहाँ पर उसके पुराने स्टेटमेंट को ही माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्लॉज आता है, ये तो पहली बात तो हो गई, जो पहला क्लॉज 299 कहता है कि फरार हो गया तो उसके विटनेसेस यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके विटनेस है उसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन मतलब उसके एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, जो पेश किया जाता है उसके स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि ये अज्ञात जो भी अभियुक्त होते हैं, यानी कि जो अपराध हुआ है अब वो किसी के बारे में पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन अपराध तो हुआ है, यानी कि अज्ञात है, अननोन पर्सन के अगेंस्ट जो कार्रवाई होती है तो उसके लिए यहाँ पे आया है सब क्लॉज 2। अब यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध, अब यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रकार के अपराध बताएंगे, या तो जो अपराध हुआ है वो मृत्यु से दंडनीय होना चाहिए या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय हो।
तब कोई भी अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया, यानी कि एक व्यक्ति ने किया है या फिर कई व्यक्तियों ने किया है, ये अज्ञात है, ठीक है ना, किसी को कुछ पता नहीं है, तब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है या फिर सेशन न्यायाधीश है, यहाँ पे दो न्यायालय को पावर दी गई है, या तो हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर जो सेशन न्यायाधीश है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, एक डायरेक्शन दिया जाएगा कौन से मजिस्ट्रेट को, जेएमएफसी यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन क्या देगा कि आप इन जो भी यहाँ पे अपराध हुआ है, मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय अपराध है, अब इसकी जांच करिए। और अगर कोई विटनेस आता है, ठीक है, कोई विटनेस है कि लगता है कि जो मामले की परिस्थितियों से, मामले के अपराध की परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य दे सकता है, तो वहाँ पर उनकी परीक्षा करें। और ऐसे लिया गया कोई भी अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है, यानी कि जो अभिसाक्ष्य लिया गया था वो अब अननोन पर्सन जो था वो मिल चुका है, अब उसके विरुद्ध जो अपराध जो आरोप लगाया गया था वो साक्ष्य में दिया जा सकता है। यानी कि यदि अभिसाक्षी मर गया है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाता है, यह भारत की सीमाओं से परे है, तब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, जो भी उसने वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। ये बात करता है आपका सब क्लॉज 299 का। ये सिर्फ अननोन पर्सन के बारे में है, ठीक है, ये मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय अपराध के बारे में ये दिया गया है। ये बात हो गई आपकी सेक्शन 299, यानी कि आपके दो सेक्शन हो गई 273 और 299 जो कनेक्टेड हैं दोनों, यानी कि एक है अभियुक्त की उपस्थिति में जो साक्ष्य ले जाए जनरल प्रिंसिपल, और दूसरा आता है कि यहाँ पे 299 में कि यदि अभियुक्त फरार हो गया है या फिर अभियुक्त मिल नहीं सकता है, अननोन पर्सन है, तो वहाँ पर इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन 274 की तरफ। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले डायग्राम फॉर्म में समझते हैं कुछ सेक्शन को, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट में जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा 274 से। तो यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड करने के, यानी कि एविडेंस रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन न्यायाधीश और हाई कोर्ट, यहाँ तीन लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा, या सीजेएम होगा, इन सब के बारे में रहता है। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है वो दो प्रकार के ट्रायल लेता है, कौन कौन से, एक तो है समन ट्रायल और दूसरा वारंट ट्रायल। समन ट्रायल कहाँ पे है, 251 से लेकर 259 तक में, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं ट्रायल में। ठीक है, उसके बाद वारंट ट्रायल 238 से लेकर 250 तक में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जब एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं समन केसेस में, तो वहाँ पे किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पे अभिलेख, तो यहाँ पे बताया गया 274 में समन मामले के लिए, और 275 में बताया गया है वारंट मामले में जो अभिलेख रिकॉर्ड होंगे वो किस प्रकार से होंगे, 275 में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 274 में एक चीज़ और बताई गई है कि यदि सेक्शन 145 से लेकर 148 तक के जो प्रोविजंस दिए गए हैं सीआरपी से, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पे पावर दी गई है। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यहाँ पे शक्ति दी गई है कि वहाँ पे उसको डिसाइड करें, यानी कि जल से रिलेटेड कोई मामला है, भूमि से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिसाइड करने का यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। तो उसके लिए भी जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो किसके तरीके से होंगे, 274 में जो बताएंगे उसी के अनुसार। अब उसके बाद सेशन न्यायाधीश आता है। सेशन न्यायाधीश में भी एडिशनल सेशन जज हो, असिस्टेंट सेशन जज हो, कोई भी हो, और वो क्या करता है, जो मामले को जो भी एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करता है, तो वो किस प्रकार से करेगा, 276 में बताया गया है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट जो करता है तो कैसे करेगा, 283 में बताया गया है। और ये तो बात होगी एविडेंस रिकॉर्ड करने की। अब यदि मान लीजिए जो एक्यूज्ड है, यानी कि इन सब में एक्यूज्ड नहीं है, एक्यूज्ड के लिए अलग से सेक्शन बनाई गई है कि यानी जो एक्यूज्ड का रिकॉर्ड होगा एविडेंस, ठीक है ना, अभिलेख यहाँ पे किस प्रकार से होगा, 281 में बताया गया है, यानी 281 में बताया गया अभियुक्त के बारे में कि किस प्रकार से उसका अभिलेख रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बात होगी आपकी डायग्राम में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बैरक्ट की ओर। 274 में क्या बताया गया है कि समन मामलों और जांचों में अभिलेख। अब यहाँ पे दो चीज़ें शामिल की गई है। पहला तो आता है कि समन मामले में जितनी भी कार्रवाई हो रही है, और दूसरा कि 145 से लेकर 148 तक की कार्रवाई, यानी कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनकी पावर एक्सरसाइज करता है, वहाँ पर सब जांचों में और विचारण के अनुक्रम की कार्रवाइयों से भिन्न धारा 446 के अधीन सब कार्रवाइयों में, यानी कि
जो 446 के तहत जो विचारण की कार्रवाई है उसको छोड़कर अन्य सभी कार्रवाइयों में यदि मजिस्ट्रेट जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती है, यानी कि इन सभी मामलों में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, 3 चीज़ें हमने देखी। पहला तो समान मामला, दूसरा 145 से 148 और तीसरा आता है 446 के अंतर्गत जहाँ विचारण के अनुक्रम की कार्रवाइयों के अलावा यदि कोई कार्रवाई होती है यहाँ पर, तब यहाँ पे जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है किसके, विटनेस के, यानी कि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं विटनेस, जैसे जैसे विटनेस यहाँ पे अब स्टेटमेंट देते हैं वैसे वैसे उसी प्रकार से क्या किया जाएगा, साक्ष्य का सारांश का एक ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम तैयार किया जाता है। और जो मेमोरेंडम है वो किसकी भाषा में होगा, वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। ये बात हो गई। परंतु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है तो वह अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे ज्ञापन खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप में तैयार कराएगा। यानी कि जो न्यायालय है अब वो असमर्थ है कि वो जो भी मेमोरेंडम है वो स्वयं बना पाए, तब वहाँ पर क्या करता है, वो अपनी असमर्थता के कारणों को लिखे क्यों नहीं लिख पा रहा है, और उसके पश्चात जो भी ज्ञापन है यानी मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा वो खुले न्यायालय में हो। खुला न्यायालय कहाँ पे बताया गया है, आपका धारा 327 में यहाँ पे बताया गया है, खुला न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से CPC में देखेंगे तो वहाँ पे कहाँ बताया गया, 153B में बताया गया है, 153B में आप देखेंगे तो वहाँ पर खुला न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये बात होगी। अब ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा अभिलेख, और वह अभिलेख का भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ज्ञापन तैयार हो जाता है तब वहाँ पर उस पर मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक हस्ताक्षर करेगा, और वहाँ पर जो भी ये पूरा चीज़ ज्ञापन तैयार हो रहा है वो क्या होगा, वो अभिलेख का भाग हो गया, यानी कि रिकॉर्ड जो है उसका एक पार्ट होता है, ये बन जाता है। तो ये हो गया आपका समन मामलों में जांचों में अभिलेख किस प्रकार से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे सेक्शन 275 में कहा है वारंट मामलों में अभिलेख। अभी तो हमने देखा समन मामलों के लिए, अब यहाँ पे 275 में क्या बताया गया है कि वारंट मामलों में किस प्रकार से अभिलेख यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सेम यहाँ पे जैसे ऊपर हमने पढ़ा था समन मामलों के लिए, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा गया है कि सब वारंट मामलों में प्रत्येक साक्षी का साक्षी जैसे जैसे अब परीक्षा होती है वैसे वैसे उस स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, या फिर खुले न्यायालय में बोल कर लिखवाया जाएगा, जैसा ऊपर हमने पढ़ता हूँ बस वैसे ही है। बस यहाँ पर क्या है, ऊपर समन मामले के लिए था, यहाँ पर वारंट मामलों के लिए है। अब यहाँ पे परंतु एक लिखा है कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी के साक्ष्य को अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। यानी कि अभियुक्त व्यक्ति की अधिवक्ता की उपस्थिति में जो साक्षी के साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी यहाँ पे अभिलिखित किया जा सकता है। ये बताया गया आपका प्रोवाइजो में 275 में, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप इतना ही याद रखिए कि 274 में क्या है, समन मामलों के अभिलेख, और 275 में वारंट मामलों के लिए अभिलेख, 276 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। यानी जब सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण चलता है तो उसमें जो अभिलेख रहते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों प्रत्येक साक्षी के साथ जैसे जैसे परीक्षा होती है वैसे वैसे स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, या फिर न्यायालय की, ये सभी चीज़ तीनों में है, ठीक है। या तो समन मामला हो, वारंट मामला हो, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, वो सभी में एक ही प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद है 277 में बताया कि साक्ष्य के अभिलेख की भाषा क्या होगी। तो यहाँ पे प्रत्येक मामले में जहाँ साक्ष्य धारा 275 276 के अधीन लिखा जाता है वहाँ यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसी भाषा में लिखा जाए, यदि किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है, यदि साध्य हो तो उसी भाषा में लिखा जाएगा, या और यदि ऐसा करना साध्य ना हो तो जिस साक्षी की परीक्षा होती है वैसे वैसे साक्षी का साक्ष्य न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार करके किया जाएगा, ठीक है। उस पर पीठासीन न्यायाधीश के हस्ताक्षर किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा कि साक्षी जिस न्यायालय यदि न्यायालय की भाषा में दे रहा है साक्ष्य तो न्यायालय की भाषा में होगा, यदि न्यायालय की भाषा में नहीं दे रहा अन्य भाषा में दे रहा है तो ये न्यायालय की भाषा में यदि साध्य हो तो लिखा जाएगा, ठीक है। यदि उसी भाषा में यानी जिस भाषा में दे रहा है साक्षी उसी भाषा में अगर लिख सकते हैं तो लिखना होगा, यदि नहीं है ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं तो वहाँ पर न्यायालय की भाषा में अनुवाद करके लिखना होगा, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये हो गया आपका
उसके बाद एक बात करते हैं आपसे 281 की, ठीक है। 280 भी आप ध्यान रखिएगा, साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी, यानी कि जब एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है साक्षियों का, यहाँ पर साक्षी के जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं साक्षी के द्वारा, तो वहाँ पर जब स्टेटमेंट दिया जाता है उसके भाव कैसे हैं, यदि लगता है कि उसके भाव कुछ काम के हैं तो वहाँ पे उस जो भी भाव हैं उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, उस पर टिप्पणियाँ लिखित की जा सकती हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणी कहाँ पे बताई गई है, 280 में। आपको ये ध्यान रखना है, यानी ये क्वेश्चन आता है कि साक्षी की भावभंगी में कार्यवाही टिप्पणी रिकॉर्ड करने का सेक्शन कहाँ पे है, इसका प्रोविजन कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 280 यानी कि सेक्शन 280 में यहाँ पे बताया गया है। अब 281 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एविडेंस किसके रिकॉर्ड हो रहे हैं, अभियुक्त के, यानी एक्यूज्ड पर्सन के यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा के सारांश का एक ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा और इसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। यानी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, महानगर मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। यदि महानगर मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा करता है तो वहाँ पर जो भी उसकी परीक्षा कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, तो वहाँ पर उसका सारांश क्या होगा, उसका एक ज्ञापन तैयार करता है, यानी कि मेमोरेंडम तैयार करता है, मेमो तैयार करता है, और वो भी किस भाषा में, न्यायालय की भाषा में होगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट ही करेगा, वो भी सी बात है, ठीक है। और वो जो ज्ञापन तैयार किया गया है वो अभिलेख का भाग होगा। तो जितने भी ज्ञापन यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं वो सभी क्या है, अभिलेख के भाग होंगे। और दूसरा आता है यहाँ पे कि जब कभी अभियुक्त की परीक्षा महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है तब उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जहां वह किसी शारीरिक या अन्य समर्थक का ऐसा करने में असमर्थ है वहाँ इसमें नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी को द्वारा उसके निर्देशन और दीक्षण में पूरी तरह से लागू, यानी कि जब यहाँ पे यदि महानगर मजिस्ट्रेट कर रहा है तो ठीक है, यदि महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट है या फिर सेशन न्यायालय है वो अभियुक्त की परीक्षा कर रहा है तो वहाँ पर उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके जो भी उत्तर दे रहा है वो अभियुक्त, तो सभी क्वेश्चन और आंसर को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो अभिलेख यदि साध्य हो तो उस भाषा में होगा जिसे अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, या साध्य ना हो तो न्यायालय की भाषा में होगा। यानी कि यदि जिस भाषा में अभियुक्त यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है उसी भाषा में लिखा जाएगा। यदि नहीं लिख पा रहा है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय द्वारा न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। उसके बाद अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा, यानी कि जब लिखा गया है तो अभिलेख किसको, अभियुक्त को दिखाया जाएगा या फिर उसे पढ़कर सुना दिया जाएगा कि भैया आपने ऐसा ऐसा बोला है, देख लो कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। तो यदि वह भाषा उनको नहीं समझता है तो जिसमें वो लिखा गया है तो उसका भाषांतर उसे उस भाषा में जिससे वो समझता है उसमें सुनाया जाएगा। यानी कि जिस भाषा में अभियुक्त समझता है, भैया तुम बघेल किसमें, तमिल में समझते हो, तमिल में समझाया जाएगा, तो तेलुगु में समझते हो, कन्नड़ में समझते हो। यहाँ 22 भाषाएं चलती है भारत में, ठीक है ना। तो भारत की कोई भाषा नहीं है, भारत में 22 भाषाएं चलती हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो जिस भाषा में समझता है तो उस भाषा में यहाँ पे लिंक किया जाएगा उसको भाषांतर। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह किया जाएगा, हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा, ठीक है ना, उनकी परीक्षा उपस्थिति में की गई थी और उसके द्वारा सुना था अभिलेख, ये सारी चीज़ें हैं कि उपस्थिति में हुए थे कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब 283 एक और सेक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कमीशन के बारे में। तो उच्च न्यायालय में अभिलेख, प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिसे उन मामलों में साक्षियों को साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षाओं को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और यदि साध्य हो तो परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे हाई कोर्ट के अभिलेख के बारे में आप इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, 274 में हमने क्या देखा था कि 7 मामले की जो अभिलेख रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 275 में वारंट मामले, 276 में किसके थे, सेशन न्यायालय के थे। 283 में किसके हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के हैं। 281 में क्या आता है आपका, ये अभियुक्त द्वारा जो वहाँ किया जा रहा है, अभिलेख रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो साक्ष्य दे रहा है, तो वहाँ पे 281 में ये अलग से धारा उसके लिए बनाई गई है,
ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है पूरा सेशन। तो यदि आपको समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर, और बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है।